हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का एकदम स्टार्टिंग से लेक्चर। तो इतिहास को देखते हैं। सबसे पहले इतिहास क्या है। इतिहास तो इतिहास का सबसे पहले अगर देखा जाए तो इतिहास के जन्मदाता या इतिहास का जनक माने जाते हैं वो हेरोडोटस को हेरोडोटस डोटस हेरोडोटस को माना जाता है। उसके बाद देखा गया इतिहास कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इतिहास को पढ़ने के लिए जॉन ब्रूस नामक वैज्ञानिक जॉन ब्रूस नामक वैज्ञानिक ने इतिहास को तीन भागों में बांट दिया। एक को कहा प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरे को बोल दिया आद ऐतिहासिक काल और तीसरा को बांट दिया ऐतिहासिक काल। जॉन ब्रूस ने तीन भागों में बांट दिया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब पूछेंगे प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, तो क्यों बांटा? लिखित आधार पर बांटा था, लिखित साक्ष्य मिलने के आधार पर। पहला वाला में यहाँ न तो लिखित साक्ष्य मिला है और न ही पढ़ा गया है। जिसमें न तो लिखित साक्ष्य मिलता है और न ही पढ़ा जाता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आद ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित जानकारी तो मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ऐसा डॉक्टर की तरह लिख के चले गए कि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। डॉक्टर का अभी जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है, उस तरीके से एकदम ऐसे लिख कर, जैसे इस तरीके से कोई सिंबल बना दिए, इस तरीके से कोई सिंबल बना दिए, तो लगभग कोई पढ़ नहीं पाया। यानी इनकी जो शैली थी वो भाव चित्रात्मक शैली थी, ठीक ना। और ये मध्य प्रदेश के भीमपेटका से मिला हुआ है। तो आपका प्राग ऐतिहासिक काल में तो लिखित जानकारी मिली है और न ही पढ़ा गया है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल भी होता है, ऐतिहासिक काल, इसमें आपका ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी मिली है और इसे पढ़ा भी गया है। अब देखिएगा, अब इसमें न तो लिखित जानकारी मिली है और नहीं पढ़ा गया है, तो किस काल के आधार पर इसे पता किए होंगे। तो किस काल के आधार पर पता किए हैं, तो इसे पत्थरों के आधार पर पता किए। इसी को कहा गया पाषाण काल। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिखित जानकारी मिली लेकिन पढ़ा नहीं गया। इस सभ्यता में आते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। उसी तरीके से ऐतिहासिक काल जो आता है, ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी भी मिली है और पढ़ा भी गया है। तो ये कहाँ से मिलता है? आपका वैदिक काल से। अब देखिएगा एक और वैज्ञानिक आएंगे, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। उन्होंने भी इसे तीन भागों में बांटा, लेकिन उन्होंने लिखित आधार पर नहीं बांटा। उन्होंने जो साक्ष्य मिले वहां पे, पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले बड़े बड़े, जिसे खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, तो उसके आधार पर इन्होंने बांटा। क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने इसे बांटा। इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तांबा मिलने के कारण इसे ताम्र युगीन काल, ताम्र पाषाण काल बोला गया। अब यही देखिएगा, यहीं पर कांसा मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ पर देखिए वैदिक काल के लगभग 1000 बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी 1000 बीसी में लगभग इलाहाबाद की अतरंजी खेड़ा से लोहा मिला। और लोहा मिलने के कारण ही इसे लौह युगीन सभ्यता कहा गया। लौह युगीन सभ्यता। तो आप बताइएगा इतिहास को
जानब्रूस ने कितने लिखित साक्ष्य के आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में न तो कुछ लिखित जानकारी मिली है और न ही पढ़ा गया है। इसके अंदर पत्थरों के औजार मिलने के कारण इसे पाषाण काल कहा गया। उसके बाद आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया, यानी उनकी जो शैली थी, भाव चित्रात्मक शैली थी, इसके अंतर्गत आपका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता आता है। उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी मिली है और इसे पढ़ा भी गया है। अब पूछेंगे कैसे जानकारी मिली है, तो इसकी जानकारी मिलने का 3 कारण है। या तो विदेशी यात्री आए होंगे तो उनसे मिला है, या तो कुछ साहित्य लिखा गया होगा उसके आधार पर मिला है, या तो कुछ सिक्के, पुरातात्विक साक्ष्य यानी कुछ सिक्का या कोई अभिलेख मिला होगा। बड़े बड़े जो स्तंभों पर लिखा जाता है उसे अभिलेख मिला होगा, उसके आधार पर इसे बताया जाता है। इसका देखिए कालक्रम आपसे नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ देगा तो इसका काल लगभग 50,000 के का मतलब 50,000 से इसको माना जाता है आपका 3,000 तक। 3,000 यानी 3 के तक ना माना जाता है। और ये जो आपका आदि ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है ये आपका 2500 बीसी से 2500 बीसी से आपका आता है 1750 बीसी तक पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल जो आप पढ़ेंगे ये आप पढ़ेंगे 1500 बीसी से अब तक, यानी अब तक की जो घटनाएं होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल किसने बांटा था लिखित साक्ष्य के आधार पर? जानब्रूस नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन मिलने वाले पत्थरों के आधार, मिलने वाले साक्ष्य के आधार पर बांटने वाला क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। पहले वाले में तांबा मिला तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता बोले, दूसरे वाले में कांसा मिला तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता बोले, और तीसरे वाले में लोहा मिला तो इसे लौहयुगीन सभ्यता बोले। अब देखते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल। पाषाण काल ये पत्थर मिलने के कारण इसे पाषाण काल कहा गया। इस समय कहना तो कुछ लिखित जानकारी मिली नहीं, कुछ पढ़ा गया। तो इसे पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिए सब। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक होता है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल ये आपका स्टार्ट होता है 50,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। 50,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। इसमें मनुष्य क्या हुआ करता था? आदिमानव हुआ करता था। मनुष्य आदिमानव हुआ करता था। मनुष्य कैसा था? आदिमानव की तरह जिंदगी जीता था। पेड़ पौधों पर आता था, जंगलों में भटकता रहता था, नंगा रहता था, जंगलों में भटकता रहता था। इसमें और कुछ भी जो ही मिल गया उसी को खा लेते थे। सबसे पहले जानवरों को मारते थे, फल फूल खाते थे, जो भी मिल गया खाते थे, यानी खाना बदोश हुआ करते थे। आदिमानव होते थे और खाना बदोश का मतलब होता है कि जो मिल गया वही खा लेंगे, खाना बदोश हुआ करते थे। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो थी आग की खोज। यानी पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज। हथियार बहुत बड़े बड़े होते थे, यानी किसी जानवर को मारना होता था तो बड़े बड़े पत्थरों को कई लोग मिल के, झुंड में मिल के उसे गिराते थे, तो उसी से जो जानवर दब के इसी तरीके से मर जाता था उसे खाते थे मिलकर। उसके बाद आता है आपका धीरे धीरे यही काल नीचे बढ़ता जाता है। और दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसका जो समय था वो था आपका 10,000 बीसी से आपका 5,000 बीसी तक। इसमें देखिए पहले जो हथियार थे बड़ा बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हथियार क्या होते गए? छोटे होते गए। इसमें जो थे हथियार यानी औजार इसमें जो था छोटे होते गए, और छोटे होने के कारण इसे माइक्रोलिथ कहा गया। यहीं से सबसे पहले पशुपालन प्रारंभ हुआ। पहले जानवरों को मारते थे, धीरे धीरे उनसे स्नेह हुआ, तो यहीं से क्या हुआ? पशुपालन
प्रारंभ हुआ। पशुपालन प्रारंभ हुआ। और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहला साक्ष्य आपका आदमगढ़ पूछा हुआ है क्वेश्चन। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी में। आदमगढ़ एमपी में पड़ता है। और दूसरा पड़ता है आपका सराय, आपका आदमगढ़, और दूसरा आपका बागौर। ये कहाँ पड़ता है? बागौर कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान। बागौर राजस्थान में पड़ता है। यानी आपका मध्य पाषाण काल में औजार छोटे होते गए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पशुपालन प्रारंभ कर दिए। और पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलता है और बागौर राजस्थान से मिलता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये राजस्थान से मिलते हैं। उसके बाद यहीं से आपका अंत्योष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किए सब। अंत्योष्टि कार्यक्रम का होता है अंतिम संस्कार करने का प्रारंभ किया, यानी दफनाने वाला कार्यक्रम प्रारंभ किए। दफनाने वाला अंत्योष्टि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और ये अंत्योष्टि कार्यक्रम तुम बताइए यहीं से आपका मध्य पाषाण काल में ही दो प्रमुख स्थान इसे याद रखिएगा। पहला है आपका दमदमा और दूसरा महदहा। ये दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं? यूपी में पड़ते हैं। दमदमा से जो आपका मिला है हड्डियों का औजार मिला है, हड्डियों का बना हुआ औजार, हड्डियों का औजार। और जो महदहा है ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हड्डियों का साक्ष्य मिला है, हड्डियों का साक्ष्य मिला है। पूरा कवर कर लेंगे हम लोग। ये था आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल पहले देखिएगा, पूरा पाषाण काल में मनुष्य आदिमानव हुआ करता था। सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी आग की खोज थी। उसके बाद धीरे धीरे मध्य पाषाण काल आया। इसका सन था 10,000 बीसी से 5,000 बीसी था। इसमें औजार छोटे होते गए जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। पशुपालन प्रारंभ किए सबसे पहले। और पशुपालन का पहला साक्ष्य जो मिलता है वो आदमगढ़ एमपी से मिलता है, दूसरा बागौर राजस्थान से मिलता है। अंत्योष्टि कार्यक्रम यानी दफनाने और जलाने का कार्यक्रम, अंतिम संस्कार प्रारंभ हुआ। और यहीं पे हड्डियों का औजार पाया गया, हड्डियों का बना हुआ औजार दमदमा से। महदहा से हड्डियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नव पाषाण काल। ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नव पाषाण काल। तीसरा था आपका नव पाषाण काल। ये था आपका 5,000 बीसी से 3,000 बीसी पहले की घटना है। इसमें सबसे पहला क्या था देखिएगा, अंत्योष्टि कार्यक्रम उसमें प्रारंभ हुआ, दफनाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। तो सबसे बड़ा ढेर कहाँ मिलेगा? यानी यहाँ पर क्या मिला है? विशाल शव का ढेर। मध्य नव पाषाण काल में विशाल शव का ढेर। और विशाल शव का ढेर मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मेगालिथ बोला जाता है, मेगालिथ। उसके बाद यहीं पर मिला है आपका। अब वहाँ पे तो सबसे पहले पशुपालन प्रारंभ किए ना, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहला कृषि प्रारंभ करते हैं। तो कृषि प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आपके नव पाषाण काल से। कृषि प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नव पाषाण काल से। जब नव पाषाण काल से कृषि प्रारंभ हो रहा है तो बताइए जो भी खेती करता है तो उसके लिए अस्थायी घर चाहिए ना। तो यहाँ पर आपका मिला है अस्थायी आवास। अब अस्थायी आवास कहाँ से मिला है? तो ये आपका अस्थायी आवास मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो मेहरगढ़ आपका पड़ता है पाकिस्तान में सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियों के बीच। तो यहाँ से आपका अस्थायी आवास मिला है। उसके बाद होती है जब खेती करेंगे तो घर बना लिए, और घर बना लिए तो उन्हें खेती को अपना जो सामान रहेगा उसमें का जो उत्पादन होगा अनाज, तो उसको लाने के लिए तो चाहिए ना। तो लाने किस पर लाएंगे? तो लाने के लिए पहिया। तो पहिया का खोज, पहिया। अब पहिया पर लाएंगे तो किस चीज में रख कर लाएंगे? तो यहाँ से मिला है आपका मृद भांड।
मृदभांड, मृदभांड मिला है। और मृदभांड वो भी कैसा मृदभांड था, मृदभांड का कलर पूछ देता है तो लाल कलर का था, लाल कलर का। उसके बाद पूछेगा ये मृदभांड जो सबसे पहला जो मृदभांड मिला वो कहाँ से मिला, तो वो मिला था आपका उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर। आपका कहाँ से मिला है, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। सबसे पहले देखिएगा एक बार, इतना था आपका 9 पाषाण काल। तो बताइएगा पूरा पाषाण काल में मनुष्य 50,000 से 10,000 सबसे पहला जो साक्ष्य मिला, मनुष्य क्या हुआ करता था, आदिमानव हुआ करता था। सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। फिर मध्य पाषाण काल में आते हैं तो औजार छोटे होते गए, जिसके कारण से माइक्रोलिथ कहा गया। उसके बाद पशुपालन प्रारंभ किए। पशुपालन प्रारंभ करने पर सबसे पहले 2 साक्ष्य मिले पशुपालन का। एक मिला आपका आदमगढ़ एमपी से और दूसरा आपका बागौर राजस्थान से। उसके बाद हड्डियों का जो साक्ष्य औजार था वो दमदमा से मिला, और हड्डियों का जो साक्ष्य मिला वो मादाह से। हड्डी का औजार दमदमा से, हड्डी का साक्ष्य मादाह से। उसके बाद 9 पाषाण काल जब पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं वहाँ अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ दफनाने का। तो सबसे ज्यादा दफनाने का ढेर कहाँ मिलेगा, आपके 9 पाषाण काल में देखा जाएगा। तो इसी को मेगालिथ कहा गया। कृषि प्रारंभ हुआ, और कृषि जब प्रारंभ होगा तो लोग अस्थायी आवास बनाएंगे। अस्थायी आवास बनाने के लिए सबसे पहले क्या मिला आपका, मेहरगढ़, आपका मेहरगढ़ मिला। फिर जब अस्थायी आवास बना लेंगे तो किसी चीज से ले जाएंगे, तो ले जाने के लिए पहिया मिला है। और उस किस चीज पर रख कर ले जाएंगे, तो मृदभांड, बड़े बड़े जो घड़ा होता है मृदभांड मिला है। वो भी मृदभांड कहाँ से मिला है, हस्तिनापुर से मिला हुआ है, ठीक ना। तो ये था आपका 9 पाषाण काल। और आपसे पूछ देगा कि जो मिला, तो आप बताइएगा सबसे पहला जो कृषि का साक्ष्य मिला उसमें सबसे पहला जो अनाज था वो किस चीज का था, तो सबसे जो पहला अनाज था वो था जौ। जौ कहाँ से मिला आपका, ईरान से, ईरान से लगभग 7,000 साल पहले का, 7,000 BC का है, ठीक। उसके बाद दूसरा आपका था गेहूं, गेहूं, गेहूं। अब गेहूं कहाँ से मिला है, तो गेहूं मिला आपका मेहरगढ़, मेहरगढ़। क्या है, लेकिन वहाँ अस्थायी आवास था तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, लगभग 6,000 साल पहले का, 6,000 BC का है। उसके बाद तीसरा आपका मिला है वो आपका मिला है चावल, चावल, चावल का साक्ष्य। और ये चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये चावल का साक्ष्य मिला है आपका कोल्डियावा, उत्तर प्रदेश के, यूपी के, ये इंपॉर्टेंट है, कोल्डियावा, कोल्डियावा, कोल्डियावा से मिला, उत्तर प्रदेश के कोल्डियावा से। और ये कब का है, लगभग ये भी 6,000 साल पहले का है, 6,000 BC पहले का। ये था आपका मेन इंपोर्टेंट। लेकिन एक नया खोज हुआ है अभी हाल ही में, और सारे खोजों को बदल कर रख दिया है और कह दिया है कि जो नया मिला है वो मिला है आपका मिला है चावल का। यानी जो नया साक्ष्य खोज हुआ है वो मिला है आपका चावल का साक्ष्य। यानी जो बाद में मिला है वो एक मिलता है उत्तर प्रदेश में ही, लहुरा देव, लहुरा देव। और लहुरा देव में जो साक्ष्य मिला है किसका मिला है, चावल का, चावल का। वो भी कितना साल पहले का, 9,000 साल पहले, यानी 9,000 साल पहले BC का चावल का साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। तो अगर आपसे पूछेगा प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लहुरा देव से। देखिएगा उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा लहुरा देव। अगर लहुरा देव नहीं देगा तो जौ हो जाएगा, ईरान से मिला है। फिर गेहूं मेहरगढ़ से मिला है, चावल कोल्डियावा से मिला है। लेकिन कृषि का पहला साक्ष्य पूछ देगा तो आपका जौ हो जाएगा। लेकिन पूछ देगा प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पुराना, वो लहुरा देव हो जाएगा, जो नया खोज हुआ है, ठीक ना। तो ये था आपका 9 पाषाण काल। इसी के बाद तांबे की खोज हुई, इसी के बाद आपका तांबे की खोज हुई, तांबे का खोज हुआ, जिसके कारण इस एक नया काल पड़ गया जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण काल जो भी पेट में आपका आया हुआ था, ताम्र पाषाण काल। अब पूछेंगे ताम्र पाषाण काल क्या होता है, तो ताम्र पाषाण काल का सबसे बड़ी उपलब्धि तांबे की खोज, तांबे की खोज, खोज। और धीरे धीरे जो था तांबे की खोज हो गया, तो धीरे धीरे यहाँ के जो लोग थे वो औद्योगिकरण की तरफ बढ़ गए, धीरे धीरे औद्योगिकरण की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया, ठीक।
उसके बाद ये तो था औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, फिर धीरे धीरे शहरी सभ्यता की तरफ लोग बढ़ने लगेंगे और ये शहरी सभ्यता आगे चलकर देखने को मिलती है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन इससे पहले कुछ और पॉइंट होते हैं जो आपको जान लेना जरूरी होता है। जैसे आपसे कुछ पूछ देगा विश्व पुरातत्व साक्ष्य का जनक किसे माना जाता है, जो लोग खोजे थे, जैसे जॉन ब्रूस पहले आए थे ना, तो उन्हीं को माना जाता है विश्व पुरातत्व साक्ष्य का जनक, जॉन ब्रूस। विश्व पुरातत्व साक्ष्य का जनक, साक्ष्य का जनक जो माने जाते हैं वो जॉन ब्रूस को माना जाता है, जॉन ब्रूस को माना जाता है, ठीक। अगर पूछ देगा वही भारत में पुरातत्व साक्ष्य का जनक, तो माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? कनिंघम को। अब पूछ देगा विश्व पुरातत्व साक्ष्य का जो म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, विश्व पुरातत्व साक्ष्य का संग्रहालय, विश्व पुरातत्व साक्ष्य का संग्रहालय, ये कहाँ पड़ता है? डेनमार्क के कोपेनहेगन में पड़ता है, ठीक ना। डेनमार्क के कोपेनहेगन में पड़ता है, जो यूरोप महाद्वीप में आता है। उसके बाद पूछ देगा भारत पुरातत्व साक्ष्य का जनक, तो ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में पड़ता है, मध्य प्रदेश के भोपाल। कौन सा है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है आपका सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, तथा अन्य दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि हम लोग भी और मोटिवेट हों और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करें। और अगर जितना अच्छा रहेगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको थोड़े समय में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाए, ताकि आप लोग का और मनोबल बढ़िया हो जाए। प्रयास करेंगे हम आप लोग को बेहतर कंटेंट दे पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।